अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुस्तफ़ खान। आज की वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ CEH सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग प्रैक्टिकल एग्जाम का। कि अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिव्यू देखना चाह रहे हैं, तो आपको किन रिसोर्स को टारगेट करना चाहिए, किन टॉपिक्स को बेहतर तरह से पढ़ना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 6 आवर्स का एग्जाम है, उनमें से 20 चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। 70% पासिंग मार्क्स हैं। 20 चैलेंजेस क्या है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉक्टेड एग्जाम की। ये एग्जाम कम्प्लीटली प्रॉक्टेड है, मतलब आपको मॉनिटर किया जाएगा आपके थ्रू आउट द एग्जाम। 6 आवर्स जब तक आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, वो आप 2 आवर्स में करें, 3 आवर्स में करें, 4 आवर्स में करें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो यहाँ पे आपको आपकी अवेलेबिलिटी तक, जब तक आप एग्जाम में अपेयर हैं, बैठे हुए हैं, आपको मॉनिटर किया जाएगा। आपका जो माइक है, जो आपका वेब कैम है, दोनों एक्टिव होना लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका माइक अगर ऑफ है तो एग्जाम चलता रहेगा, आपका एग्जाम जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका वेब कैम है डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी आपका एग्जाम रोक दिया जाएगा। आपका वेब कैम भी एक्टिव होना लाजमी है। तो ये दोनों चीज़ें जस्ट कीप इन माइंड, दोनों ही चीज़ें लाजमी है। जहाँ बैठ के आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि मैं इस रूम में बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने एग्जाम दिया था, तो इस रूम में कोई और आपके अलावा ना हो, ये एग्जाम की तरफ से अलाउ नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। आपके मोबाइल फ़ोन का एक्सेस आपको अलाउ नहीं है, मतलब मोबाइल फ़ोन आपको यूज़ करने की परमिशन नहीं है। ओपन बुक एग्जाम है, आप अगर इंटरनेट से, गूगल से हेल्प लेना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, बट आप किसी से बात करके, किसी शख्स से गाइडेंस लेना वो आप चाह रहे हैं तो वो आपको इस एग्जाम के अंदर अलाउ नहीं है। अगर आप रूम के अंदर 2 लैपटॉप यूज़ करना चाह रहे हैं, 2 लैपटॉप रखे हुए हैं आपने अपने सिस्टम के अलावा, एक पे आप एग्जाम दे रहे हैं, दूसरा आप अपनी हेल्प के लिए रख रहे हैं, तो ये भी एग्जाम में अलाउड नहीं है। डबल मॉनिटर भी आपको एग्जाम में अलाउड नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन है। ये मुझे अपने एग्जाम टाइम पे पता लगी, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इनकेस अगर आपके थॉट है आपके जहन के अंदर कि आप डबल लैपटॉप रख लेंगे और हेल्प लेने के लिए, एक्स कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ये चीज़ें रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे अलाउ नहीं है। आपको एग्जाम में स्टार्ट होने से पहले आपको पूरा रूम दिखाना है अपना, जहाँ पर आप बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। जैसे अगर मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे अपना रूम में पूरा रूम प्रॉक्टर को, जो एग्जामिनर है, उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे इस रूम में कोई नहीं है। और अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा, देन फर्दर हम आगे चलेंगे एग्जाम की तरफ। ठीक है। 6 आवर्स के एग्जाम में 15 मिनट्स का ब्रेक है, वो पहले आपको बताना होगा, ताकि आपका जो एग्जाम है वो रिज्यूम किया जा सके। ठीक। उसके बाद जाके आप ब्रेक ले सकते हैं। 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद अपना एग्जाम का दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे इस एग्जाम में ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने 6 आवर्स कंटिन्यूसली टाइम पूरा लगाया, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होकर पेपर दिया। पूरा टाइम इस वजह से लगा कि कुछ चैलेंजेस थे, जो कि हम इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में बात कर रहे होंगे। जो 20 क्वेश्चन थे, उनकी जो नौयत थी, जो नेचर थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि CEH जो NC है, वो कम्प्लीटली MCQs बेस्ड है। जिसका एग्जाम है वो MCQs बेस्ड है। CEH प्रैक्टिकल है, वो हैंड्स ऑन है। उसके अंदर भी हैंड्स ऑन का भी नेचर ये है कि कुछ सवाल 20 के अंदर से आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कुछ सवाल हैं जो कि MCQs बेस्ड हैं। MCQs इन सेंस के कुछ सवालों की नेचर दी हुई है कि आपके पास एक नेटवर्क रेंज है, आपने उस पर स्कैन परफॉर्म करना है, और बेस्ड ऑन द स्कैन रिजल्ट आपको कुछ आंसर देने हैं, जो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। और कुछ सवाल ऐसे थे जहाँ पे आपको कुछ फ्लैग फाइंड करना है, क्राइटेरिया या फिर आंसर को बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आपको फॉलो करने हैं स्टेप्स। वहाँ से आपने कुछ इन्वेशन परफॉर्म करवानी है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। बेस्ड ऑन दैट आपने फ्लैग को रीड करना है, और फ्लैग का जो आंसर है वो आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये 2 तरह के सवाल थे जो कि CH प्रैक्टिकल के अंदर मैंने फेस किए हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। अगर सवालात की आप बात करें तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। अगर आप CTF प्लेयर हैं, CTF खेलते रहते हैं, तो आप बहुत आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। अगर आप पेन टेस्टिंग करते हैं, काफ़ी टाइम से पेन टेस्टिंग करते हुए आ रहे हैं, आपको बेसिक टूल्स की नॉलेज है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को बहुत आराम से क्रैक कर लेंगे। कुछ जो टूल्स हैं जो मैंने नोट किए हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, मैं चाह रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आप उन टूल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है, तब भी आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट उन टूल्स को आप एक बार देख लें, ताकि आपको एग्जाम के दौरान प्रॉब्लम ना हो, आप बहुत फ्रिक्वेंटली उन चैलेंजेस को कंप्लीट करते जाएं। उनमें से कुछ कॉमन टूल्स हैं जो कि तमाम पेन टेस्टर्स की नॉलेज में हम फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, लाइक Nmap नेटवर्क स्कैनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक क्राइटेरिया था या फिर एक क्वेश्चन था कि आपने आपको एक IP रेंज प्रोवाइड की हुई है, आपने IP रेंज को स्कैन किया। अब एक सवाल ये था कि IP रेंज के अंदर ऐसी कौन सी IP है जहां पर RDP की सर्विस चल रही है। सो इट्स क्वाइट इजी। RDP की सर्विस है वो 3389 पोर्ट पे चलती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने IP रेंज को स्कैन करना है विद स्पेसिफिक पोर्ट, पर्टिकुलर पोर्ट आपने स्कैन करवाना है। अगर 3389 किसी भी IP पे
रन कर रहा है, चल रहा है, तो फिर आपने वो आईपी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देनी एज एन आंसर। ये एक फ्लैग हो गया या फिर एक आंसर हो गया, तो दोनों ही एक बात है। तो आपका यहाँ पे एक सवाल होगा। इस तरह के बहुत आसान से चैलेंजेस थे। कुछ सवाल थे जो कि आपस में इंटरलिंक कर रहे थे, मतलब आपने एक सवाल किया तो उस इस बेस के ऊपर आपने अगले का आंसर करना है। अगर आपने सेकंड का आंसर किया तो उसकी बेस में आपने थर्ड का आंसर करना है। ठीक है। लाइक अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढा तो एसक्यूएल इंजेक्शन किस मेथड पे काम कर रहा है आपने वो बताना है। एसक्यूएल इंजेक्शन के बाद आपने एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर टेबल कॉलम के अंदर बताना है कि एक यूज़र है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। आपने यहाँ पे ये इन्फॉर्म कर डेटा के अंदर ऐड करना है कि ये यूज़र है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर ये फ्लैग है, ये आपने पेस्ट कर देना है। वर्डप्रेस हो गया, एनमैप हो गया, हाइड्रा, वीराक्रिप्ट और बीसी टेक्स्ट एनकोडर। बीसी टेक्स्ट एनकोडर एक नया टूल था, इससे पहले मैंने टूल नहीं इस्तेमाल किया। इनकोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने इस टूल को पहले नहीं देखा तो एक बार इसको देख लेना। इसके अलावा एक टूल है वीराक्रिप्ट जो कि इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये टूल भी बिल्कुल नया है मेरे लिए, जो कि एग्जाम टाइम पे मैंने देखा तो काफ़ी टाइम मेरा इसमें वेस्ट हुआ इस टूल को देखने में, यूज़ करने में। बट यहाँ पे एक सवाल जो है कि वो बहुत आराम से क्रैक हो गया। अब कुछ चैलेंजेस थे उसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा काफ़ी पॉपुलर टूल हैं जो कि इस एग्जाम का पार्ट थे, लाइक वायर शार्क। पैकेट एनालिसिस के लिए 3 सवाल थे जो कि वायर शार्क से रिलेटेड थे। आपको 3 फाइल्स दी हुई हैं पी कैप की, जिसके एनालिसिस से आपको बताना है। एक सवाल था डॉस का, कि आपने आईपी बतानी है, किस आईपी से आप पर डॉस अटैक परफॉर्म किया जा रहा है बेस्ड ऑन द एनालिसिस। इसके अलावा एक सवाल था कि आपके पास डी डॉस कितनी आईपी से किया जा रहा है, 2, 3, 4, 5। आपने एनालिसिस करनी है और बताना है कि नंबर ऑफ आईपीस 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। कितनी आईपी से आप पर डी डॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म किया जा रहा है। एक सवाल था एचटीटीपी कम्युनिकेशन का। इनसिक्योर एचटीटीपी कम्युनिकेशन के हवाले से प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल आपने फाइंड करने हैं और उन्हें सबमिट करना है एज एन आंसर। तो यहाँ पे 3 सवाल थे जो कि वाइट चार्ट रिलेटेड थे। अगर आप वाइट चार्ट को थोड़ा सा पढ़ लें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक सवाल था जो कि एंड्रॉइड के हवाले से था, एडीबी के हवाले से था कि एक आईपी पर 5555 पोर्ट ओपन है, वहाँ पे आपने एडीबी से कनेक्ट करना है और एक गिवन इन्वायरमेंट के अंदर, गिवन सिनेरियो के अंदर एक फाइल को रीड करके वहाँ से फ्लैग सबमिट करवाना है। डब्ल्यूपी स्कैन से आपने वर्डप्रेस को ब्रूट फोर्स करवाया था, स्कैन भी करवा सकते हैं, बट इन माय केस, इन माय सिनेरियो, डब्ल्यूपी स्कैन के थ्रू मैंने वर्डप्रेस को ब्रूट फोर्स करवाया था लॉगिन के लिए और सक्सेसफुली लॉगिन क्रेडेंशियल फाइंड किए थे। हाइड्रा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ आरडीपी लॉगिन ब्रूट फोर्स करने के लिए, एफटीपी लॉगिन ब्रूट फोर्स करने के लिए। एसएमबी जो है, एसएमबी सर्विस अगर आप जानते हो, फाइल शेयरिंग की सर्विस है और पोर्ट 445 पे सर्विस चल रही होती है। अगर आप चाहें तो उसको एमएसएफ कंसोल से, मेटास्प्लॉइट से या फिर हाइड्रा से भी क्रैक करवा सकते हैं। अब वर्ड लिस्ट आपको दी हुई होती है तो गिवन वर्ड लिस्ट से चीज़ें क्रैक करना को काफ़ी स्पीड अप हो जाता है। डेस्कटॉप पे आपको वर्ड लिस्ट दी हुई है तो आपको किसी बड़ी वर्ड लिस्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई आईपी स्कैन रेंज करवा रहे हैं, अगर आपके सवालात के अंदर कोई सर्विस है लाइक एफटीपी, एसएसएच, आरडीपी, एसएमबी, तो आपको स्ट्रेट, अगर आपको इन केस क्रेडेंशियल प्रोवाइड नहीं किए हुए, सो जस्ट गो फॉर द ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स के लिए हाइड्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं तो आप इनको बहुत आराम से क्रैक करेंगे, तो होपफुली क्रैक हो जानी चाहिए। जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, एफटीपी क्रैक हो गया, आरडीपी क्रैक हो गया, एसएमबी क्रैक हो गया, तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो आप बहुत आराम से क्रैक करवा सकते हैं। एसएमबी क्रैक करवाने के बाद, अगर आप एसएमबी क्रैक करवा लेते हैं तो एसएमबी के बाद आप एमएसएफ कंसोल के कुछ मॉड्यूल इस्तेमाल करते हुए सिस्टम की कमांड को एग्जीक्यूट करें और वहाँ से आप कोई फ्लैग रीड कर लें। ये मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ, इसके स्टेप्स कुछ और हैं ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाए एग्जाम का। अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। इस दौरान जो मुझे चैलेंजेस आए वो है इंटरनेट का मसला। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है तो प्लीज़ एग्जाम में अपेयर मत होना, क्योंकि एग्जाम में अपेयर होने की कुछ रिक्वायरमेंट है। लाइक मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास माइक का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइक एक्टिव नहीं होगा तो आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा। आपके पास वेब कैम का एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का वेब कैम है तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रीमिंग के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायर्ड करेगा, ज़्यादा बैंडविड्थ देगा। तो आपके पास इंटरनेट होना अच्छा लाजमी है। आपको 2 मशीन प्रोवाइड की जाती हैं, वन इज़ विंडोज़ 10 एंड द अदर वन इज़ पैरेट। इन माय केस पैरेट ओएस था जो कि एज एन अटैकर मशीन आपको दिया हुआ था कि आप दोनों को ही इस्तेमाल करते हुए चीज़ें क्रैक कर रहे थे। अब पैरेट ओएस के अंदर आप अपने टूल्स को अगर इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं एप्टीट्यूड पैकेज के साथ तो वो आप करवा सकते हैं। विंडोज़ के अंदर भी अगर कोई टूल आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं तो वो आप करवा सकते हैं। एक यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि एक टूल था बीसी टेक्स्ट इनकोडिंग के लिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक सिनेरियो के अंदर इंस्टॉल नहीं था, पर मुझे खुद से वो इंस्टॉल करवाना पड़ा। वहाँ पे एक पार्टीशन के अंदर सीईएच के तमाम टूल्स थे वहाँ पे रखे हुए थे। आप चाहें तो उनको इंस्टॉल कर सकते हैं इन केस अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो इन माय केस वहाँ पे एक टूल था पूरे सिनेरियो के अंदर, पूरे एग्जाम के अंदर, जो कि इंस्टॉल नहीं था, जो मुझे खुद से अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ा।
तो ये था 6 आवर्स का एग्जाम है। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो आप बहुत स्मूथली मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको टाइप करने में, विंडोज़ को स्विच करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, कमांड बहुत स्लो काम करेंगी। लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन जब मैं परफॉर्म करवा रहा था एग्जाम के अंदर, तो एसक्यूएल इंजेक्शन टाइम बेस्ड था, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मतलब जो एग्ज़ाम 3 घंटे में क्रैक हो सकता है वो आपका एग्ज़ाम 6 घंटे में चला जाता है। तो आपको बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपना इंटरनेट सही करें, आपके पास एक अच्छी बैंडविड्थ होनी चाहिए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो आई होप ये आपको कुछ हेल्प करेगा आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे सोशल मीडिया पे या लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।